Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start from where we left yesterday. हमने कल तक पढ़ ली थी कॉनोटेशन और डेनोटेशन को डिस्कस किया था. हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कॉनोटेशन और डेनोटेशन के अंदर क्या पढ़ा था. डेनोटेशन होता है डिक्शनरी मीनिंग ऑफ समथिंग और कॉनोटेशन होता है आपकी कोई भी फीलिंग्स, कोई इमोशंस उस मीनिंग के साथ एसोसिएट होते हैं, या जब आप उस वर्ड को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में जो इमेज क्रिएट होता है वो बेसिकली उसकी कॉनोटेशन होती है. अच्छा, तो हमने कल जहाँ ख़त्म किया था एक्सप्लोरिंग सिमिलर डेनोटेशन पे, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी और वो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिखाई थी, जो कि थी स्लिम वर्सेस स्किनी. अब स्लिम और स्किनी दोनों का मतलब सेम है. क्या मतलब है? थिन, राइट? स्लिम भी और स्किनी भी, लेकिन स्लिम एक डिफरेंट कॉनोटेशन के अंदर यूज़ होता है और स्किनी एक डिफरेंट कॉनोटेशन के अंदर इस्तेमाल होता है. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का भी डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे. अब जब हम किसी को स्लिम कह रहे होते हैं ना, तो हम बेसिकली उसको तारीफ़ के सेंस में कह रहे हैं, या फिर उसको हेल्दी कह रहे हैं, उसको अट्रैक्टिव कह रहे हैं, उस सेंस में कह रहे हैं. लेकिन अगर हम स्किनी कह रहे हैं ना, तो थोड़ा सा वो नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर चला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई है जिसको हम देख सकते हैं. शी लुक्स हेल्दी एंड स्लिम आफ्टर एक्सरसाइज. अब देखिए, एक्सरसाइज के बाद कोई हेल्दी और स्लिम लग रहा है. अब हेल्दी और स्लिम, ये हेल्दी का वर्ड स्लिम के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है. स्किनी के साथ हम हेल्दी का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, तो जहाँ पर स्लिम का वर्ड आ रहा है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन के अंदर जा रहा है और हम उसको किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं? हेल्दी के. ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट सेंटेंस नंबर 2, ही लुक्स वीक एंड स्किनी. नाउ वी आर यूजिंग स्किनी विद वर्ड वीक. तो यहाँ पे वीक का वर्ड जो है वो अनहेल्दी के सेंस में भी जा सकते हैं, या हम उसको नेगेटिव कॉनोटेशन भी कह सकते हैं. आफ्टर इलनेस, सी, तो पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वही क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है. अब मीनिंग दोनों का सेम है, थिन, स्किनी का भी और स्लिम का भी, लेकिन क्या है? कॉनोटेशन डिफरेंट है, उसको यूज़ करने का अंदाज डिफरेंट है, उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है. सिमिलरली अगर हम देखें एक्सप्लोरिंग डिसिमिलर डेनोटेशंस के, जब हमने डिसिमिलर डेनोटेशन की बात की तो तब क्या बात करेंगे कि जब चूज टू वर्ड्स विद डिसिमिलर डेनोटेशन एंड यूज देम इन सेंटेंस वेयर देयर कॉनोटेशंस अलाइन. अब देखें, कुछ वर्ड्स की डेनोटेशन सेम हो सकती है, कुछ वर्ड्स की कॉनोटेशन सेम हो सकती है. डेनोटेशन का मतलब ये है कि उनका डिक्शनरी मीनिंग सेम होना. जैसे हमने स्लिम और उसके अंदर देखा था, क्या था हमारे पास वर्ड दूसरा? एक स्लिम था और एक था स्किनी. ऑन द अदर हैंड, अगर हम उसमें हमारे पास दोनों की डेनोटेशन सेम थी, कॉनोटेशन डिफरेंट थी. अब हमने दो वर्ड्स ऐसे लेने हैं जिनकी डेनोटेशन डिफरेंट हो, कॉनोटेशन सेम हो. तो अब वो भी हम देख लेते हैं. अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है सोल्जर वर्सेस वॉरियर की. अब देखिए, सोल्जर कौन होता है? सोल्जर कौन? एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन, ठीक है, उसको हम सोल्जर कहते हैं. और वॉरियर कौन होता है? वॉरियर का वर्ड एसोसिएटेड किस चीज़ के साथ? ब्रेव के साथ, स्ट्रॉन्ग के साथ. ठीक है, तो ये इनके डिक्शनरी मीनिंग आ गए. प्रोफेशनल और डिसिप्लिन सोल्जर है और वॉरियर क्या है? ब्रेव है एंड स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, वो उस प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर नहीं जा रहा, राइट? तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से. अब अगर हम इनका मीनिंग देखें ना, तो इन दोनों को हम सेम मीनिंग के अंदर यूज़ फिर भी कर सकते हैं. हालांकि दोनों का डेनोटेटिव मीनिंग डिफरेंट है बट कॉनोटेशन सेम है. ठीक है, हम एक सोल्जर को भी ब्रेव कह सकते हैं, राइट, और एक हम वॉरियर को भी जो है वो डिसिप्लिन वगैरह इस तरीके से आपस में इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि एक वॉरियर जो है वो वॉर लड़ रहा है या बॉर्डर पर है, उसी तरह एक सोल्जर है वहाँ पे. तो हम यहाँ पे इनको एज सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेनोटेशन. ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे डिसिमिलर डेनोटेशन है लेकिन कॉनोटेशन सेम आ रही है. द सोल्जर फॉलोड ऑर्डर्स एंड कंप्लीटेड हिज ड्यूटी. अब इसके अंदर देखें क्या इसकी डेनोटेशन थी? प्रोफेशनल एंड डिसिप्लिन, और वो सोल्जर के बारे में बात हो रही है. ऑन द अदर हैंड, इफ वी सी, शी इज़ अ वॉरियर हु फाइट स्ट्रांगली फॉर हर गोल्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रहा है? यहाँ पे एक लड़की के बारे में बात की जा रही है जो कि अपने किसी भी गोल के लिए लड़ी है, जो कि बॉर्डर पे नहीं जाके लड़ी, लेकिन क्या है, मीनिंग सेम कन्वे हो रहा है. ठीक है, ऑल्दो देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट. अब मीनिंग डिफरेंट किस सेंस में है? डेनोटेशन की सेंस में मीनिंग डिफरेंट है. अच्छा, बोथ वर्ड्स शेयर आइडियाज ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ. लेकिन दोनों क्या शेयर कर रहे हैं? आइडियाज किस चीज़ के शेयर कर रहे हैं? करेज के और स्ट्रेंथ के. यहाँ पे जो सोल्जर था वो जाके बॉर्डर पे लड़ रहा है, और यहाँ पे जो लड़की है वो अपनी ज़िंदगी की चीज़ों के अंदर जो लड़ रही है उसके बारे में बात, अपने गोल्स के लिए, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो स्टडीज़ के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए. दोनों का डेनोटेटिव मीनिंग डिफरेंट है लेकिन कॉनोटेशन सेम है. कॉनोटेशन सेम होने का मतलब क्या है? कि दोनों हमें करेज और स्ट्रेंथ की फीलिंग दे रहे हैं. ओके, अच्छा, अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट
चीज़ पर, जो कि है लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस कहें, फिगरेटिव लैंग्वेज कहें, फिगर्स ऑफ स्पीच कहें, ये सब चीज़ें एक ही बात है, ठीक है। जो वर्ड्स आप यूज़ करते हैं या सेंटेंस या फ्रेजेस आप यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपने प्रोज के अंदर, अपनी पोइट्री के अंदर, उसको थोड़ा सा दिखाने के लिए आप कह सकते हैं जिसको जिसमें जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, जिनका जो मीनिंग, जो रियल मीनिंग होता है उसके अलावा कोई और मीनिंग दे रही होती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। अब सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन मैं आपको ये डिटेल में पढ़ा दूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी हम जिस चीज़ पर फोकस करने वाले हैं वो आपकी बुक की एक्सरसाइज है, और उसमें हमारे पास जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं वो है यूफेमिज्म, और उसके बाद है हमारे पास ऑक्सीमोरॉन। अच्छा, अब यूफेमिज्म क्या होता है? Euphemism is a mild or indirect word or expression substituted for one considered to be too harsh or blunt when referring to something distasteful, inappropriate. अब कोई भी ऐसी बात, आपने ये वर्ड बहुत आम सुना होगा कि शुगर कोट करना वर्ड्स। कभी कभार आप क्या करते हैं, आप अपने हार्श वर्ड्स को शुगर कोट करके बोलते हैं। कभी कभार आप अपने वर्ड्स को जो इतने हार्श होते हैं उन वर्ड्स का इस्तेमाल चेंज कर देते हैं। जैसे कभी किसी की डेथ हो जाती है तो हम ये कहना मुनासिब नहीं समझते कि वो मर गया, ठीक है, वो वफात पा गया, वो इंतकाल कर गया, कि इस तरह के वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह उर्दू में। उसी तरीके की इंग्लिश में ही डाइड की जगह ही पास्ड अवे, राइट। इसी तरह लैंग्वेज के अंदर या फिर आप कहीं भी लिटरेचर के अंदर जब कहीं पे भी आप हार्श वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं कुछ सॉफ्ट वर्ड्स के साथ, तो उसको हम कहते हैं यूफेमिज्म, ठीक है। ये एक टेक्निक होती है, ये एक लिटरेरी डिवाइस है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स ऑफ कॉमन यूफेमिज्म इंक्लूड सेइंग समथिंग लाइक पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड। सेम वही एग्जांपल जो मैंने आपको दी। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, वी हैव टू लेट यू गो इंस्टेड ऑफ यू आर फायर्ड। आपने किसी को कह रहे हैं वी हैव टू लेट यू गो। इसके अलावा आपको याद होगा जब कोविड के बीच में ऐसे हुआ था कि बहुत से जगहों पे बहुत सारे लोगों को फायर किया गया था, तो वो फायर का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे थे कि हम फायर कर रहे हैं लोगों को, वो लोग डाउन साइजिंग का वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे। बात वही है, एक्शन वही है, एक्शन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसको कहने का अंदाज बदल रहा है, ठीक है। तो जब भी हम किसी हार्श बात को सॉफ्ट तरीके से करते हैं तो उसको हम कहते हैं यूफेमिज्म। अच्छा, अब दूसरी चीज जो हमारे पास यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस हमें सिखाई जा रही है वो है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? एन ऑक्सीमोरॉन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिट और एक्सट्रीमली डिसिमिलर वर्ड्स इनटू अ सिंगल फ्रेज। अब दो ऑपोजिट बातें आप एक फ्रेज के अंदर कर दें तो उसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीमोरॉन हम किस चीज़ को कहते हैं कि जब दो टोटली ऑपोजिट बातें आप इकट्ठे कर दें, ठीक है। आप कह दें अगली ब्राइड, सैड स्माइल फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, ठीक है। सैड और स्माइल दो ऑपोजिट बातें, ठीक है। तो जब हम दो ऑपोजिट चीज़ों को इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। जैसे कि डेफनिंग साइलेंस हमारे पास एक बहुत प्यारा ऑक्सीमोरॉन है यहाँ पर। इसके अलावा अलोन टुगेदर। अब अलोन और टुगेदर टोटली ऑपोजिट कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ें हैं ना, कंट्रास्ट आ रहा है दोनों के अंदर। तो जब भी कोई दो ऑपोजिट चीज़ों को आप इकट्ठे एक फ्रेज के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीमोरॉन। एंड डेफिनेटली मे बी आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन ऑक्सीमोरॉन्स। ये बहुत कॉमन ऑक्सीमोरॉन्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, एनालाइजिंग नुएंस इन वर्ड मीनिंग। नुएंस क्या होता है? आपको याद है जब मैं आपको कल पढ़ा रही थी, जब मैंने आपको ये सब कुछ सिखाना शुरू किया था, डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया था। तो मैं अब फिर एक सर्कल ड्रॉ करके आप लोगों को समझाती हूँ नुएंस क्या होता है। आई थिंक ये इतना विजिबल नहीं है, तो हम कलर भी चेंज कर लेते हैं और हम थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लेते हैं। अब सिर्फ इस सर्कल को देखें, बाकी हर चीज़ को भूल जाएं। अब ये जो सर्कल है इसके अंदर ये जो सेंटर है ना, ये एक वर्ड है। अब ये जो सारी जगह है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कह लें आप इसको जिस तरीके से लेना चाहते हैं, इस सर्कल को लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब जो सर्कल है ना पूरा, ये इसकी नुएंस है, ठीक है, शेड्स हैं। जैसे आप एक कलर को पढ़ते हैं ना, जैसे एक कलर होता है, ग्रीन कलर है, ठीक है। ग्रीन के कितने शेड्स हैं? लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन, और फिर उसके बाद सी ग्रीन, ठीक है। तो हमारे पास कितने सारे ग्रीन के शेड आ जाते हैं। तो वो सारे जो शेड्स हैं ना, उसी तरह एक वर्ड के भी शेड्स होते हैं, उसको नुएंस कहते हैं। अब वर्ड के जो शेड्स होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था ना कि एक जैसे फॉर एग्जांपल गुड वर्ड है, बेटर, बेस्ट वगैरह, ये सब उसी कैटेगरी के अंदर वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जो एक वर्ड है
उसी के जो ढेर सारे उससे रेलेवेंट वर्ड्स हैं जो कि थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, जो कि हम स्केल पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बेस्ट है, ये बेटर है, ये गुड है, ये जो भी है। उसी तरह जो स्लिम था, ठीक है, स्मार्ट कह सकते हैं, स्किनी कह सकते हैं। तो जो भी इस तरीके के वर्ड्स होते हैं ना एक वर्ड से रेलेवेंट, वो उसकी नुएंस होती है, ठीक है, कि जो जो एक वर्ड है उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। अब वो जो डिफरेंट मीनिंग है वो हर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल होगा, ठीक है, उसकी कॉनोटेशन की बेसिस पे भी आप उसको कह सकते हैं। अच्छा, नुएंस इज द sensibility to awareness of or ability to express delicate shades as of meaning, feelings और values। अब क्या है बेसिकली नुएंस का मतलब यही है कि आपके अंदर इतनी सेंसिबिलिटी हो, अवेयरनेस हो, ठीक है, कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप उन मीनिंग्स का जो डेलिकेट डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसको इस्तेमाल कर सकें कि कहाँ पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ यहाँ पर पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि दोनों का वर्ड्स अगर हम सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग देखें ना तो दोनों का मीनिंग सेम होगा, डेनोटेशन सेम होगी, लेकिन उसकी नुएंस के अंदर अगर हम देखें उस वर्ड को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, इस वर्ड को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए लेट्स मूव टूवर्ड्स नोट्स। जो नोट्स मैंने बनाए हैं हम उस पर तरफ चलते हैं, ठीक है। ये यूफेमिज्म और ऑक्सीमोरॉन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। फिर नोएंस था ये, a nuance is a small or slight difference in meaning, feeling और expression, ठीक है। मीनिंग, फीलिंग और एक्सप्रेशन के अंदर जो छोटा सा डिफरेंस आता है ना उसको हम कहते हैं नुएंस। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, फ्यूरियस वर्सेस इनरेज्ड। अब देखिए बोथ वर्ड्स मीन वेरी एंग्री। अगर हम इसकी नुएंस देखें ना, अगर हम इसका मीनिंग देखें तो दोनों का मीनिंग यही है, फ्यूरियस का भी और इनरेज का भी, बहुत ज़्यादा एंग्री होना, गुस्सा होना, ठीक है। अच्छा, लेकिन बट इनरेज शोज स्ट्रॉन्गर एंड मोर अनकंट्रोलेबल एंगर, ठीक है। तो जो आपका इनरेज्ड है वो बहुत शदीद गुस्सा की बात हो रही है जिसमें आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे अपने आप को। ऑन द अदर हैंड फ्यूरियस इज स्ट्रॉन्ग एंगर बट कैन स्टिल बी कंट्रोल्ड। जो फ्यूरियस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। फ्यूरियस को हम कभी कभार थोड़ा सा दूसरी कॉनोटेशन के अंदर भी ले जाते हैं, जैसे आपने फास्ट एंड फ्यूरियस भी सुना होगा, राइट। अच्छा, लेकिन इनरेज्ड जो है वो टोटली नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर जा रहा है। ये भी नेगेटिव थोड़ा है क्योंकि एंगर है, ऑब्वियसली है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का वर्ड है। एंगर है बट डिफरेंट काइंड ऑफ एंगर, कंट्रोलेबल एंगर। लेकिन जो इनरेज्ड है वो अनकंट्रोलेबल एंगर है। तो अब हम इसका मीनिंग और सेंटेंसेस देख लेते हैं। फ्यूरियस का हम यहाँ पे देखते हैं, शी वॉज फ्यूरियस व्हेन शी फाउंड आउट someone crashed her new car, ठीक है। अब क्या है, उसको गुस्सा है, ऑब्वियसली इफ somebody has damaged your thing you would be furious on that person, right। आपको गुस्सा आएगा, you would be angry, right। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या है, the crowd became enraged after the unfair decision and started shouting। अब आपको समझ में आ रहा है कि एक जो क्राउड है अब वो कंट्रोलेबल नहीं रहा, अब वहाँ पर क्या है, अब वो शाउटिंग स्टार्ट हो गई है, हो सकता है बात उससे भी आगे तक चली जाए। तो ये क्या है, ये enraged है। थिंक अबाउट द सिनेरियोज जिनके जहाँ पर आप इनरेज्ड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं और जहाँ आप फ्यूरियस का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छा, आप लोग इन वर्ड्स को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने क्लास फेलोज के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है कि हम उनके साथ इंटरैक्ट कर सकें, और जो है उनका भी कैमरा ऑन नहीं है, तो मैं बच्चों से इस तरीके से इंटरैक्ट यहाँ पे नहीं कर पा रही। अच्छा, फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकेंड वर्ड पर। सेकेंड जो पेयर ऑफ वर्ड्स है वो क्या है, स्लिम वर्सेस स्लेंडर, ठीक है। अब इसकी नुएंस देखते हैं। अब जो दोनों वर्ड हैं वो थिन के उसमें आ रहे हैं, ठीक है। वो जो मैंने आपको सर्कल वाली बात समझाई थी ना, कि जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं एक मीनिंग को समझने के लिए कि ये एक वर्ड है और उस वर्ड से रेलेवेंट वर्ड्स इस पूरे के पूरे सर्कल के अंदर आ सकते हैं, ये मीनिंग है, दिस इज मीनिंग। और ये पूरे के पूरे जो चीज़ें हैं ये वर्ड्स उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं कौन सा वर्ड उसके कितना क्लोज है कितना दूर है वो उसकी प्रेजेंस पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ पर है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड था ना, सॉरी हम ऊपर वापस चले गए हैं, स्लिम वर्सेस स्लेंडर, दोनों का मतलब थिन है, तो ये वर्ड भी थिन के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। ये वर्ड हमारा है थिन। अब ऊपर हम पॉजिटिव कॉनोटेशन कर देते हैं, हम नेगेटिव कॉनोटेशन कर देते हैं, उसी तरह हम इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। तो जो अब ये जो दोनों वर्ड्स हैं ना,
वो अब कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, इट डिपेंड्स कि किस किस सिनेरियो के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर इस्तेमाल हो, ये डिफरेंट तरह से भी एक ही पॉजिटिव वे में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और नेगेटिव वे में भी उन वर्ड्स को डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, बोथ मीन थिन बट स्लिम इज मोर जनरल एंड कैन डिस्क्राइब फिटनेस। स्लेंडर सजेस्ट एलिगेंस एंड ग्रेस एंड इज मोर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब जो स्लिम है उसको हम जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी की फिटनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट स्लेंडर, तो स्लेंडर हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, किसी की फिजिक के बारे में अगर आपने कोई कॉम्प्लीमेंट देना है ना तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ही हैज़ अ स्लिम बॉडी बिकॉज ही एक्सरसाइजेज रेगुलरली। ठीक है, अब आप किसी के बारे में ऐसे बात कर सकते हैं कि वो स्लिम है क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आपने किसी की जो फिजिक है, किसी की बॉडी है, उसके बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट देना है तो आप उसके लिए स्लेंडर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। द मॉडल हैड अ टॉल एंड स्लेंडर फिगर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस वर्ड को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, पोलाइट वर्सेस कर्टियस। अब देखें, अब ये दोनों वर्ड्स भी पोलाइट और कर्टियस, ये दोनों वर्ड भी आपको पता है कि पॉजिटिव कॉनोटेशन के वर्ड्स हैं और इनको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हम काफ़ी जगहों पे पोलाइट का वर्ड भी यूज़ करते हैं, कर्टियस का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है। तो अब ये देखें, बोथ मीन हैविंग गुड मैनर्स। दोनों का मतलब है गुड मैनर्स होना, पोलाइट होना भी गुड मैनर है लेकिन कर्टियस भी। लेकिन अगर आपको वही सर्कल के अंदर देखें तो जो कर्टियस है वो वर्ड जो है वो थोड़ा आगे जा रहा होगा। अच्छा, पोलाइट इज बेसिक सोशल बिहेवियर, कर्टियस शोज डीपर रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। पोलाइट एक बेसिक सोशल बिहेवियर है लेकिन कर्टियस होना क्या है, आप डीपर रिस्पेक्ट, काइंडनेस और लव को शो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आप सेंटेंस के अंदर देखिए, इट इज़ पोलाइट टू से थैंक यू टू अदर्स। अब कोई बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने पोलाइट होने का जो शो करता है, जैसे थैंक यू कहना, प्लीज़ कहना, काइंडली कहना। ऑन दी अदर हैंड कर्टियस का मतलब है किसी को एक्स्ट्रा फेवर देना, आप किसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं। जिस तरीके से हमारे पास सेंटेंस है, द कर्टियस वेटर हेल्प द कस्टमर विद अ स्माइल। ठीक है, तो जब आप अपनी ड्यूटी से एक्स्ट्रा जाके किसी की हेल्प कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा कर रहे हैं, दैट वुड बी योर कर्टियस नेचर। ओके, अच्छा, फिर आते हैं सिंसियर वर्सेस जेन्युइन। अब ये वर्ड भी आपने सुने में होंगे। अब डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, इसकी नुएंस देखते हैं। बोथ मीन रियल, दोनों का मतलब है रियल, सिंसियर का मतलब भी है और जेन्युइन का मतलब भी है। लेकिन सिंसियर रिलेट्स टू ऑनेस्ट फीलिंग्स। सिंसियर किसको रिलेट कर रहा है, ऑनेस्ट फीलिंग्स को। ठीक है, और जेन्युइन क्या है, जेन्युइन रेफर्स टू समथिंग दैट इज ट्रूली रियल और ऑथेंटिक। किसी भी ऑथेंटिक जेन्युइन चीज़ के बारे में आप बात करें जब इस तरीके से बात की जाती है। ठीक है, तो दोनों का मतलब रियल है लेकिन दोनों के सिनेरियोज डिफरेंट हैं। ठीक है, दोनों को यूज़ करने का अंदाज डिफरेंट है। अब ही गेव अ सिंसियर अपॉलजी फॉर हिज मिस्टेक, दिस इज अ जेन्युइन लेदर बैग। ठीक है, अब ये एक रियल चीज़ के बारे में बात की जा रही है और वो सिंसियर अपॉलजी, वो भी रियल ही है लेकिन वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है और ये किस तरीके से। ठीक है, ये किसी टेंजिबल टर्म के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं जब बहुत एक्सट्रीम चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स पीपल से दैट आई एम जेन्युइनली सॉरी अबाउट दिस थिंग। ठीक है, सिंसियरली और जेन्युइनली, अब नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि आपका जो वर्ड सिंसियरली बोलना है और जेन्युइनली बोलना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास अगला वर्ड कौन सा है, ओके, हमारे पास सिर्फ यही वर्ड्स थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मौजूद है ना बुक पे, वो है क्रिएटिंग फिगर्स ऑफ स्पीच। आपने क्या करना है, आपने फिगर्स ऑफ स्पीच को क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट ओरिजिनल सेंटेंसेस यूजिंग वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन हो सकता है, टू डिस्क्राइब द गिवन ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स। Consider the role of these figures of speech in adding depth to your description. List of common object concepts will be decided and given by teacher. Love, time, silence. अच्छा, अब जो ये वाली एक्सरसाइज है ना, ये जो क्रिएटिंग फिगर्स ऑफ स्पीच है, कि मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच डिटेल में पढ़ा के फिर दूंगी। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि हम कल की क्लास जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच पे रखते हैं और हम इसके बारे में वहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अगर मैं कुछ बच्चों को तो आइडिया होगा सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन का, लेकिन कुछ क्या पता कुछ बच्चे ऐसे भी क्लास में मौजूद हों जिनको इस चीज़ का आइडिया ना हो, तो हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करके फिर करेंगे। अच्छा, सिनोनिम वर्सेस नोएंस क्या होता है, एक्सप्लेन द नोएंस्ड डिफरेंस बिटवीन द गिवन वर्ड्स। अभी हमने ये काम किया है ऊपर, जैसे अभी हम कर रहे थे कि एक वर्ड का सिनोनिम होना दोनों का मतलब सेम है लेकिन नोएंस होना कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है। ठीक है, वो शेड्स किधर को जा रहे हैं। अब अगर मैं जैसे आपको ग्रीन की बात की थी ना, कि ग्रीन कोई कह रहा है कि आई एम वेयरिंग अ ग्रीन कलर ड्रेस टुडे। अब वो जो ग्रीन है वो ग्रीन कहाँ पे है, वो बॉटल ग्रीन है, वो लाइट ग्रीन है, वो पैरेट ग्रीन है, वो सी ग्रीन है, वो कौन सा ग्रीन का शेड है। तो इसी तरीके से जब आप कोई भी एक वर्ड मीनिंग, सिनोनिम और नोएंस के अंदर डिफरेंस आपको आई होप समझ में आ गया होगा
कि सिनोनिम अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की बात कर रहे थे तो वो क्या था, वो जिस वर्ड को रिप्लेस कर रहा था, जैसे स्लिम और स्लेंडर था, दोनों का मतलब थिन था, लेकिन जब उसकी नुएंस के बारे में बात कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि उसके कहाँ पर किस वर्ड का क्या मीनिंग आएगा। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से लेके चलना है। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है लर्निंग फिगर्स ऑफ स्पीच इन कॉन्टेक्स्ट। अब हमारे पास ना यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, थोड़ा छोटा तो नहीं है लेकिन या एज कम्पेयर टू योर चैप्टर थोड़ा उससे थोड़ा कम ही है। अब इस पैराग्राफ को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें से आइडेंटिफाई करके बताऊंगी, और वो सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन हो सकती है, यूफेमिज्म हो सकता है, ऑक्सीमोरॉन हो सकता है। ये दोनों चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं, और सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हम इस पैराग्राफ को, इस पैसेज को पढ़ लेते हैं और हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या बात हो रही है। ओके, इन अ क्वेंट लिटिल विलेज। अब क्वेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है ओल्ड फैशन, ठीक है, एंड चार्मिंग एट द सेम टाइम। ओल्ड फैशन भी है और चार्मिंग भी है, ठीक है, दो कॉन्ट्रडिक्टरी। उससे पहले हम टॉपिक का नाम देख लेते हैं ना, द डांस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, दो चीज़ों के अंदर तजाद होना, डिफरेंस होना, ठीक है। अब दो चीज़ें डिफरेंट हैं, कोई भी जो चीज़ें आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उनका डांस, पर्सोनिफिकेशन आ रही है इसके अंदर, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन के साथ साथ हमें कॉन्ट्रडिक्शन जो वर्ड है वो भी हमें दो ऑपोजिट चीज़ों के बारे में बता रहा है। तो जो पूरा जो इसका टाइटल ही है ना, जो इस पूरे पैसेज का, वो ही कितना आप देखिए फिगरेटिव लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए कितना खूबसूरती से लिखा गया है, द डांस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो उसी तरीके से अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। इन अ क्वेंट लिटिल विलेज, क्वेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ओल्ड फैशन है। मैंने ना डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग ब्रैकेट में लिख दिए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। हमने इसको जल्दी से पढ़ना है क्योंकि ये हमारा एक्चुअल चैप्टर तो नहीं था, उसकी एक्सरसाइज का पार्ट है, तो करना तो ये भी ज़रूरी है। लिटिल विलेज नेस्टल्ड, नेस्टल्ड का मतलब होता है सिचुएटेड, ठीक है। अमिडिस्ट विच मीन्स दैट इज अ प्रपोजिशन कि किसी चीज़ के बीच में, दरमियान में। रोलिंग हिल्स, रोलिंग हिल्स क्या होती हैं, अब आपको पता है, ऊपर नीचे जो राइजिंग एंड फॉलिंग हिल्स, उनके बारे में बात की जा रही है। देयर लिव्ड अ वुमन नेम्ड एलेनोर, एक वहाँ पे खातून रहती थी जिनका नाम एलेनोर है। एलेनोर वॉज बाय ऑल अकाउंट्स एन इंट्रीगिंग कैरेक्टर। इंट्रीगिंग का मतलब होता है वेरी इंटरेस्टिंग, तो क्या था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एलेनोर। हर प्रेजेंस वॉज लाइक अ जेंटल थंडरस्टॉर्म। अब देखिए जेंटल थंडरस्टॉर्म, जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ना, जेंटल थंडरस्टॉर्म, क्या थंडरस्टॉर्म जेंटल होता है? नहीं, यूजुअली थंडरस्टॉर्म बहुत हार्श होता है, राइट? उसकी आवाज़ ही कितनी गरजदार होती है। इवन द वर्ड थंडरस्टॉर्म आपको बता रहा है कि इट इज़ समथिंग विच इज़ हार्श, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपने जेंटल का वर्ड इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे हम ऑक्सीमोरॉन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑक्सीमोरॉन है कि आपने दो ऑपोजिट चीज़ों को इकट्ठे लिखा, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है कि उस थंडरस्टॉर्म को जेंटल क्यों कहा जा रहा है। अच्छा देखें, हर प्रेजेंस वॉज लाइक अ जेंटल थंडरस्टॉर्म ऑन अ सनी डे। एक देखें, अब बहुत तपती हुई धूप का दिन हो, कोई जून जुलाई का दिन है, उस दिन अगर एक बादल गरज रहा है ना, तो आपको एक जेंटल थंडरस्टॉर्म ही लगेगा, कि वो आपको लगेगा कि ये रहमत की बारिश हो रही है, राइट? तो समथिंग लाइक दैट। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। काम प्लस पावरफुल, ये हमें ये मीनिंग दे रहा है यहाँ पे। अच्छा, अ कॉन्ट्रडिक्शन दैट द विलेजर्स कुड नेवर क्वाइट फैथम। फैथम का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना किसी चीज़ को। अब देखिए, अब इसमें क्या है, उस औरत के कैरेक्टर के अंदर ही जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, वो नज़र आ रही है, ठीक है। उस औरत की कॉन्ट्रडिक्शन उसकी बातों से नज़र आती है, जिस तरीके से वो ओल्ड फैशन हाउस के अंदर रह रही है एक न्यू वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से वो खुद भी क्या है, वो जो है वो शी इज़ लाइक अ जेंटल थंडरस्टॉर्म ऑन अ सनी डे। तो उसका कैरेक्टर भी कुछ उसी तरह का है, ठीक है। थोड़ी हार्श है, लेकिन क्या है, वो अच्छी है, पोलाइट है, किसी एक वे के अंदर जेंटल है। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होती है, ऑपोजिट आइडियाज। उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ही ऑपोजिट आइडियाज हैं। एलेनोर्स होम वॉज एन ओल्ड डिलिपिडेटेड कॉटेज। डिलिपिडेटेड का मतलब क्या है, पुअर कंडीशन, किसी एक बहुत बुरी कंडीशन के अंदर होना, ठीक है। चार्मिंग इन इट्स डिके, लेकिन वो क्या है, अब देखिए डिके क्या होता है, वो चीज़ जो बिल्कुल ख़त्म हो रही है, बिल्कुल जो ख़त्म होने वाली चीज़ है, उसके अंदर चार्म कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अगेन दो ऑपोजिट आइडियाज़ आर टुगेदर। अब जो दो ऑपोजिट आइडियाज़ हमारे पास इकट्ठे आएंगे, उसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ब्यूटी प्लस डैमेज, ठीक है। डिके तो डैमेज ही है ना, ख़त्म हो गया सब कुछ, बिल्कुल तबाह हो गया। और चार्मिंग क्या है, वो ब्यूटी है, चार्म, राइट। तो हमारे पास जो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, वो अगेन फिर एक ऑक्सीमोरॉन है। इनसाइड द फर्नीचर वॉज मिसमैच्ड। अब फर्नीचर भी उसके जो घर के अंदर है वो मिसमैच्ड है। ईच पीस
Telling a different story, the dining table, although worn, hosted lively conversations. अब देखिए worn और lively conversation, एक चीज़ जो खत्म हो खराब हो रही है, ठीक है बिल्कुल, और दूसरी तरफ क्या है, उसी ने lively conversation को host किया है. With laughters echoed like a melancholic melody. Melancholic आपको पता है कि sadness को कहते हैं, ठीक है, किसी भी sad poetry को भी कह सकते हैं, ये sad उसको किसी sad बात की तरफ इशारा कर रही है. लेकिन on the other hand melody क्या है, ठीक है, music, ठीक है, और मेलोडी वो एक हैप्पी साउंड की तरफ इशारा करिए. अब सैडनेस और हैप्पीनेस इकट्ठे, जिस तरीके से उस खातून एलेनोर के कैरेक्टर के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, उसी तरह उसके घर की चीज़ों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है. फिर क्या है, इन हर गार्डन शी टेंडेड टू रोजेस विथ थॉर्न्स एज शार्प एज अ मदर्स लव. आपने पहली दफ़ा सुना होगा कि किसी मदर के प्यार को कांटों के साथ तशबीह दी जा रही है, ठीक है, कि वो जो गुलाबों के जो कांटे हैं वो क्या है, वो मदर के प्यार की तरह है. अब इसके अंदर क्या है कि सिमिली भी है और ऑक्सीमोरॉन भी है, ठीक है, दो ऑपोजिट चीज़ें भी इकट्ठी की गई हैं, लेकिन कंपैरिजन भी किया हुआ है. किसका, एक मदर के प्यार का कंपैरिजन किया गया है कांटों के साथ जो कि फूलों के साथ है. लव कैन बी प्रोटेक्टिव एंड पेनफुल एट द सेम टाइम, ठीक है. अच्छा, एंड पेटल्स एज सॉफ्ट एज अ विस्पर्ड सीक्रेट, ठीक है. अब अगेन एज का वर्ड यूज हो रहा है तो सिमिली है हमारे पास, और उसके बाद क्या है, और जो पेटल्स हैं वो किस तरह हैं, वो उस तरह है कि आपने किसी को बहुत ही नरम या फिर बहुत ही शाइस्ता आवाज़ के अंदर, बहुत ही धीमी आवाज़ के अंदर, जैसे आप विस्पर करते हैं किसी के कान के अंदर, सरगोशी की जाए उस तरीके से. तो यहाँ पे सिमिली है. हर अटायर, जो कि क्लोथिंग को कहते हैं, कपड़ों को कहते हैं जो उसने पहने हुए हैं, वॉज इक्वली परप्लेक्सिंग, कन्फ्यूजिंग. Eleanor often donned dresses that seemed both out of fashion and yet somehow timeless. अब देखिए, आउट ऑफ फैशन एंड येट समहाउ टाइमलेस. अगेन अब फिर यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन डिस्कस हो रहा है. ऑक्सीमोरॉन किस तरीके से है कि दो ऑपोजिट आइडियाज़ को इकट्ठे लिखा जा रहा है. ऑपोजिट आइडियाज़ कौन कौन से थे, एक क्या है कि आउट ऑफ फैशन. अब एक चीज़ आउट ऑफ फैशन है तो वो टाइमलेस कैसे हो सकती है. आप एक तो ये कह रहे हैं कि वो तकियानुसी है, वो पुरानी है, वो सीधा है, जो भी आप कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर लें, और उसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि वो स्टिल रेलिवेंट भी है आज के वर्ल्ड से. तो ये देखिए, ये एक क्या है कि भी ऑक्सीमोरॉन है. ओल्ड प्लस नेवर आउटडेटेड, पुराना है लेकिन आउटडेटेड नहीं है, ठीक है. हर चॉइस ऑफ वर्ड्स वाज इक्वली एनिग्मेटिक, मिस्टीरियस, ठीक है. उसके जो चॉइस ऑफ वर्ड्स थी, जिन वर्ड्स से वो बातचीत करती थी, वो वर्ड्स भी मिस्टीरियस हैं. उन वर्ड्स के अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शन है, उन वर्ड्स के अंदर भी सस्पेंस है. शी हैड अ नैक होता है कोई भी नेचुरल स्किल होना आपके पास, कोई स्पेशल स्किल, फॉर सेइंग द मोस्ट अनकम्फर्टेबल ट्रुथ्स इन द जेंटलेस्ट वे. अब उसके पास क्या है, उस खातून के पास ये एक सलाहियत है, और वो सलाहियत क्या है कि बहुत ही अनकम्फर्टेबल ट्रुथ को बड़े अच्छे तरीके से बयान कर देती थी. जो चीज़ें बयान नहीं की जा सकती उनको भी अच्छे तरीके से बयान कर जाना. अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, ओके, सो मोस्ट अनकम्फर्टेबल ट्रुथ इन द जेंटल वे यूजिंग यूफेमिज्म. यूफेमिज्म मैंने अभी आपको बताया कि यूफेमिज्म क्या होता है कि आपने किसी हार्श बात को किसी सॉफ्ट तरीके से एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है. सॉफ्ट एक्सप्रेशन for harsh ideas that could make even the harshest realities seem like tender caresses. अब क्या है, अब caresses होता है बेसिकली आपका कोई सॉफ्ट टच हो सकता है, कोई लविंगली आप किसी को टच कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. तो जो उसकी बातें हैं वो क्या है, जो वो हार्श बातें भी कर जाती है, जो वो हार्शेस्ट रियलिटीज़ भी बताती है, वो भी उसी तरह है कि जैसे आप किसी से प्यार कर रहे हो. One sunny afternoon as Eleanor strolled का मतलब होता है वॉक करना, ठीक है. स्लोली वो चल रही थी वहाँ पे थ्रू द विलेज. अ क्यूरियस यंग बॉय अप्रोच्ड हर. क्यूरियस एक जो जिसको जानने की कुछ तमन्ना हो, चाहता हो कि कुछ, अ पर्सन हु वांटेड टू नो, ठीक है. वो वहाँ पर उसको मिला, जिसने उसको अप्रोच किया उसे मिला. मिस एलेनोर, ही इंक्वायर्ड, उसने उससे पूछा, मिस एलेनोर, व्हाई डू यू वेयर सच ओल्ड फैशन ड्रेसेस एंड लिव इन द एंशिएंट कॉटेज. अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि आप इतने पुराने कपड़े क्यों पहनती हैं और आप इतने पुराने कॉटेज के अंदर क्यों रहती हैं. ओल्ड फैशन कपड़े पहनती हैं और आप एक पुराने एंशिएंट कॉटेज के अंदर क्यों रहती हैं. एलेनोर स्माइल्ड, हर आईज ट्विंकलिंग. अब एलेनोर ने स्माइल किया और उसकी आंखों के अंदर चमक थी, ठीक है, ट्विंकलिंग. विद मिस्चीफ हल्की सी शरारत जो बच्चे करते हैं ना, उसके लिए वर्ड यूज होता है. My dear, she replied, these dresses and this cottage are like forgotten stories waiting to be rediscovered. Now see the expressions. कितने अच्छे expressions हैं. Forgotten stories waiting to be rediscovered. Again, this is euphemism. अब euphemism किस तरीके से है कि वो अपनी पुरानी तल्ख यादों को या अपनी जो सोच है या अपनी उन चीज़ों को
उस फॉरगॉटन स्टोरीज कह रही है, ठीक है, एज अ मेटाफर यूज़ करी है यहाँ पर फॉरगॉटन स्टोरीज, ठीक है, किसके लिए यूज़ करी है, अपने ड्रेसेस के लिए, अपने उस पुराने घर के लिए, ठीक है, वेटिंग टू बी रीडिस्कवर्ड। अब देखें यहाँ पे यूफेमिज्म भी है, और आप देखें एक पुरानी चीज़ जो ख़त्म हो चुकी है, फॉरगॉटन स्टोरी जो भूली जा चुकी चीज़ें हैं, उनको रीडिस्कवर कराना चाहती है, ठीक है, कि लोग उसको फिर से आके टटोलें उसको, उन जो कुछ ऐसे हकायक हैं, ऐसी सोच है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको दोबारा से जो है वो उनके डिस्कस किया जाए। अच्छा, द बॉय वॉज इम्प्रेस्ड विद हर रिप्लाई, ठीक है, वो बॉय जो था वो उसकी बात से बड़ा इम्प्रेस हुआ। ही कुडंट हेल्प बट बी इंचेंटेड, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, इतनी गहरी बात सुनने के बाद ही वॉज डीपली सेटिस्फाइड विद द आंसर, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा खुश हुआ उस बात से, ठीक है, डीपली अट्रैक्टेड बाय द कॉन्ट्रडिक्शंस दैट डिफाइंड एलेनोर्स एग्जिस्टेंस, ठीक है, और किस चीज़ से, कि उसकी जो कॉन्ट्रडिक्शन उसकी बात के अंदर, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, उसकी हर चीज़ के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रही है, ठीक है, उसकी। एंड सो द विलेज केम टू एम्ब्रेस द peculiar, strange but interesting, peculiar का मतलब ये है charm of Eleanor, ठीक है। अब क्या है, जो पूरा गांव है वो इस चीज़ को embrace करने के लिए तैयार हो गया, ठीक है, किस चीज़ को embrace मतलब accept करना, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो किस चीज़ को embrace कर रहे हैं, वो जो उसका एक strange और interesting behavior है Eleanor का, उसको, अच्छा, charm of Eleanor, she taught them that sometimes it is in the contradictions and nuance of existence that the true beauty of the world can be found, much like the gentle thunderstorm on a sunny day। तो उसने क्या सिखाया, उसने सिखाया कि कभी कभार हम कॉन्ट्रडिक्शन, इख्तलाफ भी होता है, ठीक है, इख्तलाफ राय होता है, हम एक घर में रहते हुए भी अपने ख्यालात को एक दूसरे से अलग रख सकते हैं। तो उसी तरीके से उसने ये सिखाया लोगों को कि कभी कभार एक जो सर्कल है उसके शेड्स के अंदर भी इंसान हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो दो पोल्स हैं उसी में ही इंसान जो है वो कंप्लीट और वही एक इंसान जो है वो बेहतरीन है, नहीं, उसके बीच में जो एक लाइन है, उस लाइन के अंदर किसी भी जगह पर एक इंसान लाई कर सकता है और वो आपसे डिफरेंट होकर भी एक अच्छा इंसान हो सकता है, ओके। तो यह एक बड़ा अच्छा मैसेज था, और इसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे इस मैसेज के अंदर, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें ऑक्सीमोरॉन्स यूज़ किए गए, उसमें आपने देखा कि यूफेमिज्म का इस्तेमाल किया गया, मेटाफर यूज़ किए गए, सिमिली यूज़ की गई। अच्छा, अब यही जो क्वेश्चंस थे ना इससे रेलेवेंट, वो क्या है, आपके पास क्वेश्चंस थे नुएंस के बारे में, यूफेमिज्म के बारे में, और इसके अलावा ऑक्सीमोरॉनिक फ्रेजेस के बारे में, कि आपने और फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है, ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ इस्तेमाल की गई हैं आपने उनको डिस्कस करना था इन ग्रुप्स। अब क्योंकि यहाँ पे हम ग्रुप में डिस्कस नहीं कर सकते थे, तो मैंने उन चीज़ों को खुद से आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लिखा है, और मैंने आप लोगों से साइड बाय साइड डिस्कस भी करती जा रही थी कि कौन सी चीज़ ऑक्सीमोरॉन थी, कौन सी चीज़ जो थी वो यूफेमिज्म थी, या फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर कोई और सिमिली मेटाफर वगैरह थे। तो अभी हम देख लेते हैं, जैसे जेंटल थंडरस्टॉर्म था वो एज ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ, उसके अलावा मेलनकोलिक मेलोडी था, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब इनको और डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस फोल्डर को अपलोड कर दूंगी ड्राइव पे, आप लोग वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, बाकी हमने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। तो ये हमारा आज का चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ, द आर्ट ऑफ मुस्लिम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, और इसमें जितनी चीज़ें थी ग्रामर की वो हमने सब डिस्कस कर ली, लेकिन इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगी, वो होगी फिगर्स ऑफ स्पीच पे, ताकि जिन बच्चों को फिगर्स ऑफ स्पीच का अंदाज़ा नहीं है हम उसको अगली क्लास के अंदर डिस्कस कर सकें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।